सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो कनेक्शन जो था बीच में टूट गया था, तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे केस के ऊपर, उस पर हम बात करते हैं। आइए, तो बीच में हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया था। आज हम फिर से जो केस पर हम चर्चा कर रहे थे उसी पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे केस था डॉक्टर कुणाल शाह का। आइए, डॉक्टर कुणाल शाह बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2015 का केस था। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति क्या पीड़ित की श्रेणी में आएगा और न्याय पाने का हकदार है। ठीक है, तो पीड़ित की श्रेणी में कौन आएगा? व्यक्ति जिसकी पत्नी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। इस केस में ये बात न्यायालय द्वारा कही गई थी। अगला केस है नवल किशोर मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2019 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़ित शब्द में समय पीड़ित के अलावा उसके कौन आते हैं? संरक्षक। ठीक है, और उसके विधिक वारिस भी शामिल है। इसका मतलब है कि पीड़ित की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को पीड़ित के सभी कानूनी अधिकार मिलते रहते हैं। ठीक है, ये दो केस है, डॉक्टर कुणाल शाह बनाम स्टेट वेस्ट बंगाल और नवल किशोर मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2019-2015। आइए आगे हम चर्चा करते हैं भाई। आगे पीड़ित के अधिकार भाई। अब पीड़ित के अधिकार क्या होंगे? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पीड़ित को क्या है? विशेष अधिकार दिए गए हैं। मामले की जांच की प्रगति जानने का अधिकार, कि पीड़ित को यह अधिकार है कि वो अपने मामले के बारे में जांच के पूछ के कि कहां तक मेरा मामला पहुंचा है। 0 एफआईआर दर्ज करना का अधिकार, वो एफआईआर दर्ज कर सकता है पीड़ित व्यक्ति कि मेरे साथ ये ऐसे ऐसे हुआ। फिर जरूरत पड़ने पर मुआवजे की मांग कर सकता है। गवाहों की सुरक्षा का अधिकार भाई। ठीक है, तो ये पीड़ित के क्या है भाई? अधिकार है। अब बात आ जाती है हमारे पास परिवाद क्या है भाई। परिवाद की परिभाषा दो भाई। परिवाद के बारे में बात आ जाती है भाई। परिवाद यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड जय के अनुसार परिवाद क्या है? परिवाद इस संहिता के अधीन यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट साहब द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेरित है। क्या अभिप्रेरित है? यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 2 की उपधारा 1 का खंड जय ये परिभाषित करता है कि परिवाद वह है जो किसके सामने किया जाता है? किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लिखित या मौखिक अपनी शिकायत मजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है, लिखित में या मौखिक में, कि मेरे साथ ये घटना हो गई है। ठीक है, जिसकी जांच कौन करे? मजिस्ट्रेट साहब करे। ठीक है, अभिप्रेरित है भाई। ठीक है, कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो, चाहे कोई व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं। तो परिवाद के अंदर पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई गलत हो गया, वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाते हैं, जाके मजिस्ट्रेट साहब को ऐसे बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत किया। वो लिखित में दे सकते हैं या मौखिक में दे सकते हैं। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, कि कौन व्यक्ति है, किसने किया, मामला सही है या गलत है, इसको क्या बोलते हैं? परिवाद बोलते हैं। आइए आगे बात करते हैं परिवाद के आवश्यक तत्व। ठीक है, माध्यम क्या है भाई? अब परिवाद दायर करने का, परिवाद प्रस्तुत करने का माध्यम क्या है? तो परिवाद लिखित में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और मौखिक में भी, दोनों में किसी भी रूप में हो सकता है। किससे किया जाए? परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस के पास की गई कार्रवाई क्या है भाई? एफआईआर। ठीक है, दोषारोपण, इसमें क्या होता है? परिवाद में किसी अपराध के किए जाने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, अभियुक्त आरोपी व्यक्ति ज्ञात हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है। ठीक है,
अब कोई ऐसे मान लो कार ठोक के भाग गया, उसका पता ही नहीं कौन है, नंबर पता है, ठीक है। उद्देश्य की बात करते हैं भाई, इसका मुख्य उद्देश्य मजिस्ट्रेट साहब द्वारा अपराध पर कानूनी कार्रवाई शुरू करवाना होता है। मेन पॉइंट ये है, परिवाद क्यों दायर किया जाता है? जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कई बार क्या होता है, आपकी एफआईआर नहीं होती, तो आप क्या माध्यम निकाल सकते हैं? आप परिवाद का माध्यम निकाल सकते हैं। परिवाद के जरिए आप क्या है, अपना केस दायर कर सकते हैं, ठीक है। सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप परिवाद दायर करेंगे। परिवाद दायर करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आगे तक आपको क्या करेगा, काम आएगा, ठीक है। अपवाद की बात करें, परिवाद के दायरे में पुलिस रिपोर्ट यानी कि जो पुलिस जांच के बाद मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है, ठीक है, शामिल नहीं है। तो अपवाद की बात करते हैं, तो जो परिवाद के दायरे में कौन नहीं है, जो पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो पुलिस जांच के बाद में मजिस्ट्रेट साहब को सौंपती है, वो शामिल नहीं है भाई परिवाद में, ठीक है। परिवाद सीधा आप जाके दायर करेंगे, ठीक है। केस देखते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड मिर्जापुर बनाम रेजिडेंट इंजीनियर 1971 का केस है। इस मामले में स्पष्ट किया गया है कि परिवाद केवल एक आरोप है जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसलिए रखा जाता है ताकि वो क्या करें, न्यायिक कार्रवाई कर सके। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यही है, न्यायिक कार्रवाई नहीं हो रही तो न्यायिक कार्रवाई करवाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष परिवाद दायर किया जाता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी कोई सुन नहीं रहा, कोई क्या जांच नहीं कर रहा। तब क्या करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, परिवाद कानूनी कार्रवाई शुरू करवाते हैं। गणेश बनाम शरणप्पा 2014, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि मजिस्ट्रेट साहब के पास मौखिक या लिखित रूप में किया गया दोषारोपण यानी कि दोष लगाना किसी व्यक्ति पर, दोषारोपण ही क्या परिवाद की श्रेणी में आता है, ठीक है। सरल शब्दों में बात करें, जब आप सीधे अदालत यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर कहते हैं कि साहब अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है, आप इस पर एक्शन लो, तो उसे परिवाद कहा जाता है। पुलिस का सीधा हस्तक्षेप तब तक नहीं होता जब तक मजिस्ट्रेट साहब आदेश न देते, ठीक है। ये बात की हमने परिवाद की। भारतीय नागरिक सुरक्षा की संहिता धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या है, जय, ये परिवाद के बारे में बोलता है। आगे बात करते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब है संगीन अपराध है, असंज्ञेय अपराध का कम संगीन है, ठीक है। तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा की बात करते हैं हम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2023 धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 के अनुसार इसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, वारंट की जरूरत होती है भाई। असंज्ञेय अपराध धारा 2 की उपधारा 1 और का खंड क्या है, अण के अनुसार इसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है। केस की बात करते हैं, ओम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2012। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि असंज्ञेय अपराध की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा था, ओम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2012 की असंज्ञेय अपराध की सबसे बड़ी पहचान यही है, क्या है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना आरोपी को हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। आसान भाषा में बात करते हैं हम, संज्ञेय अपराध, भाई मामला सीरियस है, पुलिस को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वह तुरंत अपराधी को पकड़ सकती है और जांच शुरू कर सकती है। वहीं असंज्ञेय अपराध की बात करें, मामला हल्का है, पुलिस तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक मजिस्ट्रेट साहब कागज यानी कि वारंट या आदेश लिखकर न देते, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात आती है जमानतीय और अजमानतीय अपराध क्या है, ठीक है। तो सीधी बात है, जमानतीय और अजमानतीय अपराध क्या है। तो जमानत का मतलब है जमानती अपराध जिसमें जमानत हो जाती है आसानी से,
और अजमानती अपराध वो अपराध हैं जिसमें अपराध जो है आसानी से, जिसमें जमानत जो आसानी से नहीं मिलती भाई, उसमें क्या होता है, न्यायालय के विवेक के ऊपर आधारित है। तो जमानती और अजमानती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ग दोनों अपराधों के बारे में बोलता है, जमानती और अजमानती। जमानती अपराध वे अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाए गए हैं, यानी कि जिनमें आसानी से जमानत हो जाती है, ठीक है, या किसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाए गए हैं, ठीक है, वो क्या है, जमानती अपराध, जिनमें आरोपी के अधिकार के हिसाब से जमानत हो जाती है। अजमानती अपराध, इनके अलावा बाकी सभी अपराध अजमानती श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जमानती, जैसे कि आरोपी जमानत की शर्त पूरी करता है, पुलिस या कोर्ट उसे रिहा कर देती है, जैसे साधारण मारपीट, लापरवाही से गाड़ी चलाना। तो जमानती अपराध कौन सा है, जमानती अपराध जैसे ही आरोपी जमानत की शर्त पूरी कर देता है, जमानत बॉन्ड भर देता है, सिक्योरिटी भर देता है, तो पुलिस या कोर्ट उसे रिहा कर देती है। साधारण अपराध, लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये क्या है, जमानती अपराध है। अजमानती अपराध, जहां जज साहब देखते हैं कि क्या मामला वाकई संगीन है, क्या गवाहों को खतरा है, अगर उन्हें लगता है कि बाहर निकलकर आरोपी केस बिगाड़ सकता है, तो वे जमानत मना कर सकते हैं। उदाहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार, ठीक है। तो ये अजमानती अपराध है। इसमें जज साहब के विवेक के ऊपर है, मामले की जांच करके देखते हैं संगीन है या नहीं है, तो वो जमानत देने से मना भी कर सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें आसान शब्दों में, जमानती अपराध में जमानत नियम है भाई, और जेल अपवाद है भाई, जबकि अजमानती अपराध में कोर्ट तय करता है कि व्यक्ति को सलाखों के पीछे रहना चाहिए या बाहर। आगे चर्चा करते हैं। अब इनका अंतर जो है, विस्तृत अंतर की बात कर लेते हैं। दोनों जो है भारत, जमानती और अजमानती, दोनों ये अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या है, ग के अंदर परिभाषित है, ठीक है। बात आ जाती है यहाँ पे जमानत का अधिकार। तो जो जमानती अपराध जो है, इसमें क्या है, जमानत पाना अपराधी का क्या है, कानूनी अधिकार है, और अजमानती में इसमें जमानत का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत, पुलिस, कानून, जमानती अपराध जो होते हैं उनमें पुलिस या कोर्ट जमानत देने के लिए बाध्य है। वहीं अजमानती जो अपराध जो है, जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। अपराध की प्रकृति की बात करें तो जमानती अपराध जो है साधारण व कम गंभीर प्रकृति के मामले हैं, वहीं अजमानती मामलों की बात करें तो ये गंभीर और जघन्य प्रकृति के अपराध हैं। अगर दंड की मात्रा की बात करें तो जमानती जो हैं इनमें सजा कम और सामान्य सजा है, वहीं अजमानती ये बात करें तो इनमें सजा कठोर, अधिक, उम्र कैद और मृत्यु दंड तक की सजा। अब बात करते हैं हम जांच एवं विचारण। जांच के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी, अब बात करेंगे विचारण की, ठीक है। तो जो विचारण जो है, विचारण का हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा में विस्तृत परिभाषा इसमें नहीं दी गई है किसकी, विचारण की। और जांच की जो परिभाषा दी गई है, जांच की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा की संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ट में दी गई है। यह विचारण से भिन्न ऐसी कार्रवाई है जो मजिस्ट्रेट साहब या न्यायालय द्वारा की जाती है विचारण से पहले, ठीक है। अन्वेषण के बाद और विचारण से पहले जो
मजिस्ट्रेट साहब या न्यायालय द्वारा की जाती है उसको क्या बोलते हैं? जांच में। जांच में क्या है? जांच में सत्यता का क्या है? अध्ययन करना कि कितना सत्य केस है। विचारण की बात करें, हालांकि BNSS में विचारण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन यह प्रक्रिया है, क्या किसकी प्रक्रिया है? जहां न्यायालय अभियुक्त के आधार पर अंतिम निर्णय देता है। ठीक है, तो विचारण क्या है? विचारण एक प्रक्रिया, न्यायालय प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है? अंतिम निर्णय दिया जाता है अभियुक्त के अपराध पर। ठीक है, समानताओं की बात करें तो प्रकृति की बात करें, ये दोनों न्यायिक प्रकृति की कार्रवाइयां हैं। कौन करता है भाई? न्यायालय द्वारा की जाती हैं, तो न्यायिक प्रकृति की हो गई। प्राधिकरण की बात करें, दोनों ही प्रक्रिया मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती है। शपथ की बात करें, दोनों में सक्षम शपथ, दोनों में साक्ष्य शपथ, साक्ष्य शपथ, साक्ष्य क्या है? शपथ पर लिए जाते हैं, कसम खिला के आपको साक्ष्य लिए जाते हैं, शपथ पर साक्ष्य लिए जाते हैं, शपथ दिला के आपसे पूछा जाता है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें, जांच यह फिल्टर की तरह काम करती है। मजिस्ट्रेट साहब ये देखते हैं कि क्या वाकई कोई मामला बनता है, अगर हाँ तो विचारण शुरू किया जाता है। तो जांच में मजिस्ट्रेट साहब जांच करके ये देखते हैं कि क्या वाकई कोई मामला बनता है, अगर मामला बनता है तो क्या करते हैं? इसका विचारण शुरू करते हैं। और विचारण क्या है? विचारण अंतिम मैच है। विचारण में अंतिम फैसला दिया जाता है, सबूत और गवाहों के आधार पर तय किया जाता है कि आरोपी ने गुनाह किया है या नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वहीं हम बात करते हैं इनका अंतर की। तो अंतर की अगर हम बात करें तो जांच या विचार। उद्देश्य की बात करें तो जांच का उद्देश्य क्या है? जांच का उद्देश्य है यह तय करना कि मामला आगे चलने लायक है या नहीं। लेकिन विचारण का उद्देश्य क्या है? अभियुक्त को दोषी या निर्दोष साबित करना। कार्रवाई का अंत, जांच की कार्रवाई का अंत किसी को सजा देने से नहीं है, बल्कि मामले को खारिज करने या उच्च न्यायालय भेजने से। जांच करेंगे तो या तो मामला बन जाएगा कि मामले को आगे विचारण के लिए भेज दो, या वहीं पे खारिज कर दिया, मामला ही नहीं बनता। वहीं विचारण जो है, विचारण का अंतिम उद्देश्य दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के निर्णय के साथ होता है। अवस्था की बात करें तो जांच की अवस्था यह विचारण से पहले अवस्था है, और विचारण की बात करें यह जांच के बाद की अंतिम न्यायिक अवस्था है। क्षेत्र की बात करें तो जांच में भरण पोषण, शांति बनाए रखने की बौन या मामले की सुपुर्दगी शामिल है। और विचारण की बात करें तो इसमें केवल अपराध के साबित या असाबित होने की प्रक्रिया शामिल है भाई, किसमें? जांच में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का जो हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो है सम्मन और वारंट मामला। सम्मन मामला कौन सा है और वारंट मामला कौन सा है? सम्मन मामला वो है जो कम गंभीर है, वारंट मामला वो है जो गंभीर मामला है। आइए देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 वारंट मामला धारा 2 की उपधारा 1 का खंड कौन सा है? ये क्या बोलता है? ऐसे अपराध चिन्ह से संबंधित सजा कौन सी है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की जेल। ये सभी कौन से हैं? वारंट मामले। वारंट मामला वो मामला है जिसमें सजा या तो मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो या 2 वर्ष से अधिक की जेल हो। ये सभी क्या भी वारंट मामले हैं, और इनकी परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ये में दी गई है।
अब बात करते हैं सम्मन मामला। तो वारंट मामले कौन से हैं? गंभीर प्रकृति के मामले। और सम्मन मामला, सम्मन मामले की बात करते हैं तो धारा 2 की उपधारा 1 का खंड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड भय सम्मन मामले के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, ठीक है, लेकिन वह वारंट मामला नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसा मामला जो किसी अपराध से तो संबंधित है लेकिन वह वारंट मामला नहीं है, यानी जिसमें सजा क्या है? 2 वर्ष से कम। 2 वर्ष से ज्यादा है या 2 वर्ष की है तो वारंट मामला, और 2 वर्ष से कम है तो सम्मन मामला में, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं, चेक बाउंस का मामला। रोटोंग सिंगफो बनाम सज्जन कुमार मामला 2019। इसमें बात कही थी कि धारा 138 अधिनियम है, लिखित अधिनियम, जो प्रक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले सम्मन मामले की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। छोटे अपराध जैसे मानहानि या छोटी मारपीट सम्मन मामले, जबकि हत्या डकैती क्या है? वारंट मामले। शमन मामला हल्का मामला है जहां जज साहब को लगता है कि सिर्फ एक बुलावा भेजकर आरोपी को बुलाना काफी है। वही वारंट मामला गंभीर मामला है जहां सजा बड़ी है, इसलिए प्रक्रिया भी ज्यादा सख्त अपनाई जाती है, ठीक है। अब अंतर की बात करते हैं शमन मामला और वारंट मामला। तो सम्मन मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड भय में है। वहीं वारंट मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ये में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सजा की अवधि। तो सजा की अवधि की बात करें, सम्मन मामले में 2 वर्ष से नीचे की सजा है और वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक की सजा है, ठीक है। 2 वर्ष से अधिक की सजा मृत्यु दंड तक या आजीवन कारावास भी है वारंट मामले में। अपराध की प्रकृति की बात करें तो वारंट सम्मन मामला जो है सामान्य हल्की प्रकृति का, वही वारंट मामला गंभीर और संगीन प्रवृत्ति का। आरोप की बात करते हैं हम तो इसमें औपचारिक रूप से आरोप तय करना जरूरी नहीं है, ठीक है। केवल आरोपी को अपराध का सार बताना जरूरी है। तो सम्मन मामले में क्या है कि औपचारिक रूप से आरोप तय करना जरूरी नहीं है, केवल आरोपी को अपराध का सार बताना जरूरी है कि ये अपराध किया है और इसी अपराध के आपके ऊपर चार्ज है। फिर वारंट मामला जो है इसमें विधिवत लिखित में आरोप की विवेचना की जाती है, ठीक है, कि ये अपराध आपने किया है। विचारण की बात करें तो सम्मन मामले में क्या है, इनका जो विचारण जो है आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और वारंट वाला जो मामला है इसमें धारा 283 सॉरी धारा 283 की शर्तों का क्या किया जाता है भाई, अधीन इसकी जांच, इस मामले को सुना जाता है, इसका विचारण किया जाता है। तो वारंट मामले में धारा 283 की शर्तों के अधीन ही संभव है विचारण करना। जमानत की बात करें तो सम्मन मामले इसमें जमानत मिलना अपेक्षाकृत आसान है वही सम्मन मामले में, वही वारंट मामले में तो इसमें जमानत मिलना मुश्किल है। वापसी की बात करें तो सम्मन मामला वापस लिया जा सकता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की अनुमति से, लेकिन वारंट मामला इतना जल्दी वापस नहीं लिया जाता, वापस लेना आसान नहीं है क्योंकि समाज के खिलाफ अपराध। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा।
और बहुत इम्पोर्टेंट जो तथ्य जो थे वो आपके सामने रखे गए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाएं, मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।